हेलो आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चैनल शुरू या अध्याय 6 पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और बहुत लोगों ने कहा है और बहुत लोगों ने मेरे से PDF नोट्स भी लिए हैं, तो आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का अध्याय 6 का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं अध्याय 6 का क्वेश्चन आंसर। हमारा अध्याय 6 है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। आप सभी को पता है कि कोशिका क्या होती है या कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका किसे कहते हैं? जो हमारी शरीर होती है वो क्या होती है? छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जैसे कि घर है, तो घर का निर्माण कैसे होता है? छोटी छोटी ईंटों से बना होता है ना। फिर घर का निर्माण होता है उसी प्रकार से छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर कोशिका बनता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभ्यास। सही विकल्प चुनें। तो पहला है सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर अ, रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया था। तो आपसे हमेशा ये पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कहीं पर भी हो, तो ये आपसे पूछा जाता है कि कोशिका को नाम किसने दिया था, उसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। अ स्लाइडेन स्वान तथा विर्चाओ ने, ब वाटसन तथा क्रिक ने, स डार्विन तथा वॉलेस ने, द मेंडल तथा मार्ग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा अ। किसने दिया था? अ स्लाइडेन स्वान तथा विर्चाओफ ने। उसके बाद है हमारा थर्ड, एकल झिल्ली निम्नलिखित में पाई जाती है। एकल झिल्ली निम्नलिखित में पाई जाती हैं। अ माइटोकॉन्ड्रिया में, ब क्लोरोप्लास्ट में, स लाइसोसोम में, द इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा आंसर। आपका आंसर द हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी में भी क्या नहीं पाया जाता है? एक झिल्ली नहीं पाई जाती है या एकल झिल्ली नहीं पाई जाती है। उसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है? अ बैक्टीरिया की, ब हाइड्रिला की, स आम का वृक्ष, द कैक्टस। तो आपका आंसर हो जाएगा अ बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? अ बैक्टीरिया। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग है। अ माइटोकॉन्ड्रिया, ब राइबोसोम, स लवक, द लाइसोसोम। तो राइबोसोम। आपका आंसर हो जाएगा ब राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मुझसे कांटेक्ट करें और नोट्स ले सकते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे नोट्स लिए हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत ही सुंदर नोट्स बनाते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न का हम पहला देखेंगे। रॉबर्ट हुक ने पादप और जंतु कोशिका में से किस प्रकार की कोशिका का अध्ययन किया होगा? उत्तर, रॉबर्ट हुक ने पादप कोशिका का अध्ययन किया था। आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि रॉबर्ट हुक ने पादप कोशिका का अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? पादप कोशिका का अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक ने पादप कोशिका का अध्ययन किया था। किसका? पादप कोशिका का अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क की पतली कांट की कोशिकाओं का अध्ययन किया और उन्हें सेल या कोशिका कहा। तो आपसे पूछा जाता है कि
कोशिका की खोज किसने की सबसे पहले? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कब की? 1665 में कॉर्क की पतली काट की कोशिकाओं का अध्ययन किया और उन्होंने क्या कहा? रॉबर्ट हुक ने सेल कहा या कोशिका कहा। उसके बाद है प्रश्न 2, क्या आपने कभी सोचा है कि कोशिकाओं का आकार इतना छोटा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, कोशिकाओं में विभिन्न द्रव्यों जैसे विभिन्न गैसों, उत्सर्जित द्रव्यों तथा पोषक द्रव्यों आदि का अवगमन होता है। यह अवगमन कोशिका झिल्ली के पृष्ठीय क्षेत्र से होता है। यदि विभिन्न द्रव्यों का अवगमन कम समय तथा कम दूरी में हो तो ऊर्जा का व्यय भी कम होता है। यह तभी संभव है जब कोशिका छोटे आकार की हो। उसके बाद है हमारा प्रश्न 3, अगर कोशिकाएं बड़ी होती तो क्या होता? उत्तर है, अगर कोशिकाएं बड़ी होती तो उनका आयतन भी अधिक होता, अतः जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अधिक मात्रा में पोषक द्रव्यों की आवश्यकता होती। आकार बढ़ने से आयतन की अपेक्षा पृष्ठीय क्षेत्रफल में कम वृद्धि होती, अतः कोशिका में अंतःग्रहण की मांग पृष्ठ द्वारा पूरी नहीं हो सकती, फलस्वरूप जैविक क्रियाएं मंद पड़ जाती। उसके बाद है प्रश्न 4, आकार छोटा होने से प्रश्न 4 पढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए। बहुत लोगों ने मुझसे नोट्स खरीदे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे ही आप ऐसा करते रहें, लेते रहें हमसे नोट्स। प्रश्न 4 है, आकार छोटा होने से कोशिकाओं में क्या क्या लाभ होते हैं? तो आप इसका आंसर किसमें देखेंगे? प्रश्न 2 और प्रश्न 3। ये प्रश्न 2 और प्रश्न 3 इसका आंसर हो जाएगा किसका? प्रश्न 4 का। प्रश्न 5 है, यदि कोशिका का व्यास बढ़ रहा है तो कोशिका के आयतन एवं सतही क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहे हैं? तो उत्तर है, कोशिका का व्यास बढ़ने से उसका आयतन तथा सतही क्षेत्रफल भी बढ़ रहे हैं, किंतु आयतन में वृद्धि सतही क्षेत्रफल की अपेक्षा अधिक हो रहा है। प्रश्न 6वां है, क्या सतही क्षेत्रफल एवं आयतन के अनुपात का कोशिका के व्यास से कोई संबंध है? तो उत्तर है, व्यास बढ़ने से सतही क्षेत्रफल एवं आयतन का अनुपात घटता है प्रश्न 7वां है, गाल की कोशिकाओं एवं पत्ती की कोशिकाओं में कोई एक भिन्नता लिखिए। तो उत्तर है, गाल की कोशिका में कोशिका भित्ति व लाइसोसोम पाए गए, जो पत्ती की कोशिका में क्या थे? अनुपस्थित थी। तो गाल की कोशिका में क्या क्या पाया जाए? कोशिका भित्ति और लाइसोसोम पाए गए, जो पत्ती की कोशिका में क्या थे? अनुपस्थित थे। उसके बाद है प्रश्न 8, आपको प्रारूपिक पादप कोशिका व प्रारूपिक जंतु कोशिका में क्या क्या समानताएं दिखाई दे रही है? तो इसका आंसर लघुत्तरी प्रश्न 1 में देखेंगे। तो लघुत्तरी प्रश्न 1 है यहाँ पर, लघुत्तरी प्रश्न 1 ये है आपका आंसर। ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न 1। ये आपको प्रारूपिक पादप कोशिका व प्रारूपिक जंतु कोशिका में क्या क्या समानताएं दिखाई दे रही है? तो आप लघुत्तरी प्रश्न 1 का उत्तर देखेंगे। मैं बताऊंगी अभी आपको आगे। प्रश्न 9 है, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोई एक कोशिकांग को ढूंढे जो जंतु कोशिका में नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर प्रश्न 7वां है। देखिए ये वाला है, ये गाल की जो कोशिका है ना, वही वाला आंसर प्रश्न 9वां का भी हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न 10, कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति में एक अंतर लिखें। तो उत्तर है, जंतु कोशिकाओं में बाहरी परत केवल कोशिका झिल्ली होती है, जो वसा तथा प्रोटीन की बनी होती है। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है। हमेशा आपसे पूछा जाता है कि जो जंतु कोशिका की जो बाहरी परत केवल जो कोशिका झिल्ली वो किसकी बनी होती है? तो आप बताएंगे जो कोशिका झिल्ली होती है वो वसा तथा प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में जो बाहर में क्या जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो वो किसकी बनी होती है? ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये किसकी बनी होती है? वसा तथा प्रोटीन की बनी होती है। इसे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इसे क्या कर सकते हैं हम? केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकते हैं। किंतु पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर सेल्यूलोज से बनी मजबूत परत झिल्ली पाई जाती है। यह भी आपसे पूछा जाता है कि जो पादप कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये भी मोस्ट आईएमपी है। आप याद रखेंगे कि जंतु कोशिका में जो बाहरी कोशिका झिल्ली पाई जाती है वो वसा तथा प्रोटीन की बनी होती है, और जो
पादप कोशिका में जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कोशिका भित्ति कहलाती है। उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कहलाती है। पादप और जंतु कोशिका में यह एक प्रमुख अंतर है। तो एक अंतर क्या है? जो जंतु कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है वो वसा तथा प्रोटीन की बनी होती है। इसे केवल हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। किंतु जो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर क्या बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी मजबूत परत मिलती है, जो कोशिका भित्ति कहलाती है। प्रश्न 11 है, पौधे के उन भागों के नाम लिखें जिनमें रंगीन लवक, हरित लवक एवं रंगहीन लवक पाए जाते हैं। तो उत्तर है पहला, रंगीन लवक व हरित लवक बीज में, पुष्प में एवं फल में पाए जाते हैं। रंगहीन लवक जैसे बीज उदाहरण है मक्का, रूपांतरित तना उदाहरण है आलू, रूपांतरित जड़ उदाहरण है मूली। उसके बाद है प्रश्न 12। प्रश्न 12 में है, प्रश्न 12 में क्या है? प्रश्न 12 क्या कहता है भाई? कोशिका झिल्ली तक पदार्थों के आगमन के किन्हीं 3 मार्गों को लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर है उत्तर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक जिसे अंतःप्रद्रव्य झिल्ली और अंतःप्रद्रव्य झिल्ली से कोशिका झिल्ली। ठीक है, यह लाइसोसोम से गोल्गी का है और गोल्गी का से कोशिका झिल्ली, या कोशिका झिल्ली से गोल्गी का है या गोल्गी का से लाइसोसोम। ये क्या होता है? कोशिका झिल्ली तक पदार्थों के आगमन है। ठीक है, 3 मार्ग होते हैं, देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली या तो अंतःप्रद्रव्य झिल्ली, उसके बाद केंद्रक झिल्ली, या तो गोल्गी का फिर लाइसोसोम। उसके बाद है प्रश्न 13, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की क्या भूमिका होती है? तो उत्तर है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति कठोर, लचीली व छिद्र युक्त परत होती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार तथा सुरक्षा देती है। यह हमेशा पूछा जाता है आपसे कि इसका कार्य क्या होता है, तो आप बताएंगे इसका कार्य क्या होता है। यह एक निश्चित आकार कोशिका को क्या देता है? एक निश्चित आकार तथा सुरक्षा देती है। इस परत का निर्माण जीवित कोशिकाओं में होता है। उसके बाद है प्रश्न 14, किस कोशिकांग के माध्यम से किसी पदार्थ को केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक पहुंचाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा। उसके बाद हम लघु त्रिप्रश्न। प्रश्न 1, गाल की कोशिकाओं एवं पत्ती की कोशिकाओं में क्या क्या समानताएं हैं? तो उत्तर हैं गाल की कोशिकाओं एवं पत्ती की कोशिकाओं में निम्न समानताएं हैं। पहला है दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। गाल और पत्ती की कोशिकाओं में सबसे पहली समानताएं क्या हैं? दोनों में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद है दोनों में केंद्रक उपस्थित होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? केंद्रक उपस्थित होते हैं। उसके बाद है थर्ड, अंतःप्रद्रव्य जालिका दोनों में पाई जाती है। और फोर्थ है दोनों में रिक्तिकाएँ मौजूद होती है। दोनों में क्या होती है? रिक्तिकाएँ मौजूद होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में उपस्थित होते हैं। दोनों में गोल्गी का विद्यमान होते हैं। कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। तो दोनों में क्या क्या समानताएं हैं देख लीजिए। दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक उपस्थित होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका दोनों में पाई जाती है, दोनों में रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, गोल्जिकाएँ विद्यमान होते हैं और कोशिका द्रव्य दोनों में पाए जाते हैं। उसके बाद है प्रश्न 2, कोशिका के अंगों में किस प्रकार के संबंध हैं? सोचिए और लिखिए। ये सोचित्र नहीं है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? सोचिए और लिखिए। क्या हो जाएगा? सोचिए। सोचिए, ये सोचिए हो जाएगा। यह सचित्र है, वो सचित्र लिखिए, सोचिए है। कोशिका के कई अंग कोशिका झिल्ली द्वारा निर्मित है। कुछ अंग ऐसे हैं जो किसी अन्य जीव की कोशिका में प्रवेश करने तथा कोशिका के साथ उसकी सहजीविता द्वारा निर्मित हैं। कोशिकांग झिल्लीबद्ध आवरण द्वारा घिरे होते हैं, जिसकी गुहा अथवा भीतर का स्थान बाह्य कोशिका द्रव्य से पृथक होता है। कोशिकांगों में परस्पर विभिन्न प्रकार से संबंध स्थापित रहते हैं।
निम्न चित्र में इस तरह का संबंध प्रदर्शित होता है। द्रव्यों के अवगमन की व्यवस्था सहित द्रव्यों के अवगमन की क्रिया दोनों दिशा में संचालित होती है। केंद्रक झिल्ली, अंतःप्रद्रवी झिल्ली, कोशिका झिल्ली, दोनों में लाइसोसोम से भी गोल्जी कॉइल से भी इसका क्या होता है, अवगमन होता है। प्रश्न 3, कोशिका द्रव्य संकुचित कैसे हुआ होगा? तो चलिए देखते हैं। कोशिका द्रव्य के संकुचित होने का कारण कोशिका में से जल का निकल जाना। शक्कर के सांद्र विलयन में कोशिका द्रव्य से कम जल होता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य से जल का प्रवाह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ये हमेशा पूछा जाता है कि परासरण किसे कहते हैं, तो आप हमेशा बता दें जल का जो प्रवाह है वो क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न 4, कोशिका झिल्ली चयनात्मक झिल्ली नहीं होती तो इसका कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता? तो उत्तर है, कोशिका झिल्ली की कोशिका द्रव्यों के अवगमन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिका के आकार तथा उसकी सीमा का निर्धारण और सुरक्षा का कार्य कोशिका झिल्ली ही करती है। स्पष्ट है कि यदि कोशिका झिल्ली चयनात्मक झिल्ली नहीं होती तो उपयुक्त महत्वपूर्ण कार्य संभव नहीं हो पाते। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट दिए हैं, उसे कांटेक्ट करें। तो चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न 5, प्राकल्पिक पादप कोशिका का चित्र बनाकर निम्नलिखित अंगों को नामांकित करें। ए है कोशिका भित्ति, बी है केंद्रक, सी है क्लोरोप्लास्ट, डी है रसधानी। तो उत्तर देखते हैं। हम चित्र बनाते हैं पादप कोशिका का। यह पादप कोशिका का बहुत सुंदर चित्र है, बहुत ही सुंदर। तो देख सकते हैं आप। ये वाला भाग मध्य पटलिका, कोशिका द्रव्य भाग। ये भाग क्या है आपका, मध्य पटलिका है। ये कोशिका द्रव्य भाग है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका। ये कोशिका भित्ति है। ये आपका केंद्रक है। कोशिका द्रव्य है। हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट, जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, आप ये याद रखेंगे। उसके बाद है अंतराकोशिकीय अवकाश, और ये है केंद्रिकाएं। ये सब क्या है, केंद्रिकाएं हैं। ये राइबोसोम है, ठीक है। राइब कोशिकाएं रसधानी है। ये है आपका बहुत ही सुंदर सा आपका पादप कोशिका का चित्र। तो प्लीज़ आपको अगर ये नोट्स बहुत ही अच्छा लगा होगा, या ये जो चित्र है, डायग्राम है, बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद है प्रश्न 6, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में से किस प्रकार भिन्न होती हैं? तो उत्तर है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो लक्षण है प्रोकैरियोटिक, हम सुंदर सा हैं, आप ऐसे ही बनाकर लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में भी, तो ये बहुत ही अच्छा और आकर्षक लगता है, और एग्जामिनर जब चेक करता है तो वो आपको पूरे में पूरा नंबर देंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है। इसके लक्षण है, हम अंतर देखते हैं। पहला, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार, ठीक है। तो ये प्राथमिक प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनका आकार कितना होता है, 4 UM से कम होता है। इनका आकार क्या होता है, 4 UM से कम होता है, आप याद रखेंगे। अब देखते हैं यूकैरियोटिक, इनका आकार 5 UM से क्या होता है, अधिक होता है। यूकैरियोटिक का क्या होता है, ये अंतर है, और ये आप याद रखेंगे। केंद्रक है, इनके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रकीय झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रकीय झिल्ली नहीं पाई जाती है, लेकिन इनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रकीय झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद है गुणसूत्र। गुणसूत्र यह केवल केंद्रकीय की श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। यह केवल केंद्रकीय अम्लों की श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। यह केंद्रकीय अम्लों एवं प्रोटीन की व्यवस्था रचना के रूप में पाया जाता है, जो गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद एक कोशिकांग है।
इनमें विकसित कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम इत्यादि नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनमें सभी विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक में सभी विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। विभाजन, इसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकेरियोटिक में समसूत्री विभाजन होता है। प्रारूपिक जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग पढ़ सके और सुंदर सा नोट्स बना सके। ये आपका क्वेश्चन है, प्रारूपिक जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा आपका नामांकित चित्र। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। प्रश्न 8वां है, किसी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो हम बनाएंगे प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया का एक प्रोकैरियोटिक जीव का नामांकित चित्र। यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैंने बहुत सुंदर नोट्स और बहुत मेहनत से बनाई हैं। उसके बाद है प्रश्न 9वां, अध्याय 1 से सहायता लेकर प्रोकैरियोटिक कोशिका की अन्य प्रमुख विशेषताएं लिखें। मैंने अध्याय 1 की भी पूरी प्रश्न उत्तर के नोट्स बनाए हैं, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, विद्या क्लासेस 3 प्लीज़। और ये अध्याय 9 प्रश्न 9 अध्याय 1 से सहायता लेकर आप प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अन्य प्रमुख विशेषताएं भी लिख सकते हैं। तो उत्तर हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में अभी हमने अंतर भी पढ़े थे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में, उनमें से इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं। ये एक कोशिकीय होती हैं। उदाहरण जैसे कि मोनेरा, तो हमने पार्ट 1 में मोनेरा जगत 5 जगत के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने मोनेरा जगत के बारे में भी पढ़ा है। तो मैंने उस पार्ट का भी प्रश्न उत्तर बनाए हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल में आप जाकर ज़रूर देखिए। अधिक जानकारी है तो आप जगत मोनेरा का अध्ययन भी करें, अगर आपको उत्तर प्रश्न 9 का उत्तर चाहिए तो। प्रश्न 10वां है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में 2 समानताएं तथा 1 असमानता लिखिए। देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक निम्नलिखित है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में हम क्या करते हैं, समानताएं। तो यह एक कोशिकांग होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा का घर भी कहते हैं। यह हमेशा आपसे पूछा जाता है कि ऊर्जा का घर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर भी कहा जाता है। यह एक क्या होता है, एक कोशिकांग होता है। हरित लवक, यह भी एक कोशिकांग होता है भाई, ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका और जंतु कोशिकाएं दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वह पादप कोशिका में ही पाया जाता है। पादप कोशिका में भी यह पाया जाता है, पादप कोशिका में भी यह पाया जाता है। असमानता क्या है, यह जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, लेकिन हरित लवक है यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये आप याद रखेंगे, जंतु कोशिका, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद है प्रश्न 11, अंतःझिल्ली तंत्र की क्रियाविधि को समझाइए। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के वक्त राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका से संयुक्त हो जाते हैं और इनमें से निर्मित होने वाले प्रोटीन अंतःप्रद्रव्य जालिका की गुहा में प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ से सूक्ष्म थैलियों में प्रोटीन गोल्जी कॉइल तक प्रवाहित किए जाते हैं। गोल्जी कॉइल इनकी पैकेजिंग का कार्य करता है, अर्थात अधिक से अधिक प्रोटीन को थैलियों में भरा जाता है। यहाँ से ये द्रव्य कोशिका के अन्य भागों यथा कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि तक प्रवाहित किए जाते हैं। ये द्रव्य अनेक कार्य जैसे कि झिल्ली की मरम्मत में, झिल्ली के निर्माण होने में काम आते हैं, अथवा बाहर साबित कर दिए जाते हैं या बाहर निकाल दिए जाते हैं। प्रश्न 12 है, कोशिकाएं प्रायः छोटी होती हैं क्यों? तो उसका उत्तर है, कोशिकाओं में विभिन्न पदार्थ जैसे पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ तथा विभिन्न गैसों का अवगमन कोशिका झिल्ली के पृष्ठीय क्षेत्र से होता है। छोटी कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान कम दूरी और कम समय में हो जाता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। यदि कोशिका बड़ी हो जाए तो आयतन की तुलना में पृष्ठीय क्षेत्रफल कम बढ़ता है, जिससे पदार्थों का अवगमन पर्याप्त नहीं हो पाता और जैविक क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। इसलिए कोशिकाएं प्रायः छोटी हो जाती हैं या छोटी होती हैं। प्रश्न 13 है,
भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान हम प्रायः सब्जियों में नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद सब्जियों से पानी निकलता है, ऐसा क्यों होता है, समझाइए। तो उत्तर है, नमक डालने से पदार्थ कोशिका की कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति फट जाती है, जिससे कोशिका द्रव्य बाहर आ जाता है, जिसमें 80% से अधिक पानी होता है। प्रश्न 14 है, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष क्यों कहा जाता है। नियंत्रण कक्ष जिस तरह विद्यालय में प्रिंसिपल होता है, जो पूरी स्कूल को अपने नियंत्रण में रखता है, उसी प्रकार से कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, जो क्या करता है, पूरी सभी जो कोशिकाओं को नियंत्रण करने का कार्य क्या कौन करता है, केंद्रक करता है। उत्तर है, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है क्योंकि केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों का संचालन तथा नियंत्रण करता है। केंद्रक क्या करता है, सभी कार्यों का संचालन तथा नियंत्रण करता है। यह जीवों के गुणों का निर्धारण भी करता है। इसमें धागे जैसी संरचना होती हैं जिन्हें क्रोमैटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन कहा जाता है। यह प्रमुखतः आनुवंशिक द्रव्य से निर्मित रहते हैं। जब कोशिका विभाजन हेतु तैयार होती है तब क्रोमैटिन क्षणनुमा हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहा जाता है। माता पिता से उनकी संतानों में आनुवंशिक गुण इन्हीं रचनाओं से स्थानांतरित होता है, माफ कीजिएगा। उसके बाद है प्रश्न 15, कोई कोशिका पूर्ण रूप से रोगग्रस्त हो गई हो तो लाइसोसोम की क्या भूमिका होगी। आपको पता है लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आत्मघात या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारा 15, कोई कोशिका पूर्ण रूप से रोगग्रस्त हो गई हो तो लाइसोसोम की क्या भूमिका होगी। तो उत्तर है, कोशिकाओं में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें पूरी कोशिका के सारे पदार्थों को नष्ट करने की क्षमता होती है, किंतु ये पदार्थ उस कोशिका को नष्ट नहीं करते क्योंकि सारे विनाशकारी पदार्थ लाइसोसोम नामक थैलियों में भरे होते हैं। किस में भरे होते हैं, लाइसोसोम नामक थैलियों में भरे होते हैं, अतः कोशिका के शेष पदार्थों के संपर्क में नहीं आते। जैसे ही कोशिका में हानिकारक पदार्थ बनते हैं, लाइसोसोम उसे नष्ट कर देते हैं। कभी कभी विशेष स्थिति में लाइसोसोम फट जाते हैं तथा उसमें भरे एंजाइम संपूर्ण कोशिका को पचा डालते हैं। टिप, इसी कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैला कहा जाता है। आत्मघाती थैला कहा जाता है, सुसाइडल बैग, मैंने आत्महत्या कह दी थी, सॉरी, लेकिन इसको आत्मघाती थैला कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न 16, किसी भी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा संख्या में होना क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है, ऊर्जागृह भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं, कोशिका के श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कोशिका की जैविक क्रियाओं का ऊर्जा स्रोत है। आनुवंशिक द्रव्यों के होने से माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होता है तथा आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं, अतः किसी भी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का अधिक संख्या में होना आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, क्यों। क्लोरोप्लास्ट को हमेशा पूछा जाता है कि रसोई घर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट को। किसको कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जिससे कोशिकाएं अपना भोजन बनाती है, अतः क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ये मोस्ट एमपी है, ये हमेशा आपसे पूछा जाता है। प्रश्न 18वां है, प्रश्न 18वां है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो कोशिका की कार्य प्रणाली में क्या अंतर पड़ता। उत्तर है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य संपन्न नहीं हो पाते, जैसे श्वसन, ऊर्जा उत्पादन तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण आदि। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 19, अंतःसहजीविता के अंतर्गत कोशिका में प्रवेश करने वाले जीवों के विशिष्ट गुण क्या थे। तो उत्तर है, इनके कोशिका द्रव दोहरी झिल्ली से घिरे थे तथा उनमें आनुवंशिक द्रव्य उपस्थित थे। कालांतर में ये कोशिका के कार्यों के अभिन्न हिस्से बन गए। माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा तथा क्लोरोप्लास्ट ने पोषण प्रदान किया। प्रश्न 20 है, कोशिका सिद्धांत कोशिका के बारे में हमारी समझ को कैसे स्पष्ट करता है, अपने शब्दों में लिखिए।
स्टीडन स्वान और रुडोल्फ विर्चाप द्वारा। ये बहुत आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, ये मोस्ट IMP है। तो आप बताएंगे स्टीडन स्वान तथा रुडोल्फ विर्चाप ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था या दिया था। तो इसमें हम देखेंगे, पहला है सभी सजीव कोशिकाओं तथा उनके समूह से बनते हैं। दूसरा है कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। थर्ड है सभी कोशिकाएं पहले से अस्तित्वमान कोशिकाओं से पैदा होता है। इसका मानना है कि जो कोशिकाएं वो अपने आप नहीं पैदा होती, वो कोशिकाएं जो पहले बनी हुई कोशिकाओं से ही उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 21 है, क्या विज्ञान के किसी भी सिद्धांत को किसी व्यक्ति विशेष या दो व्यक्तियों की देन माना जा सकता है, क्यों या क्यों नहीं? तो उत्तर है, विज्ञान के किसी भी सिद्धांत को किसी व्यक्ति विशेष या दो व्यक्तियों की देन नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस सिद्धांत का विकास एकाएक नहीं होता, अपितु उस पर जमीनी कार्य पहले ही होता रहता है। कोई सिद्धांत किसी पूर्व के सिद्धांत की आगे की कड़ी होती है। उदाहरण है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर प्रारंभिक महत्वपूर्ण कार्य गैलीलियो ने किया था। देखो, यही कारण है कि न्यूटन ने कहा था कि गैलीलियो ऐसा देव था जिसके कंधों पर चढ़कर मैंने दुनिया देखी है। उसके बाद है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, क्या होगा जब कोशिका में केंद्रक न हो तो? सेकेंड है कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली फट जाए। थर्ड है रियो की पत्ती को पानी में उबालकर शक्कर के विलयन में डाला जाए। फोर्थ है कोशिका से गोल्जी कॉय को निकाल दिया जाए। तो आपका उत्तर है पहला, कोशिका में केंद्रक, उपापचयी कार्यों का नियंत्रण, आनुवांशिक गुणों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण, कोशिका चक्र का नियंत्रण, केंद्रिका में RNA का संश्लेषण आदि महत्वपूर्ण कार्य करता है। यदि कोशिका में केंद्रक न हो तो उसे कार्य बाधित हो जाएंगे। सेकेंड है हमारा, प्लाज्मा झिल्ली के कार्य निम्नलिखित हैं। परासरण की क्रिया द्वारा विलायक अणुओं का अवगमन। सेकेंड है सांद्रता प्रवणता के विपरीत सक्रिय ऊर्जा द्वारा अभिगमन। थर्ड है कोशिका के वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन, कोशिका वमन। चौथा है ठोस एवं द्रव कणों का अंदर की ओर अभिगमन, क्रमशः एंडोसाइटोसिस व पिनोसाइटोसिस द्वारा। प्लाज्मा झिल्ली के फटने से उक्त कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे। थर्ड है रियो की पत्ती को पानी में उबालकर शक्कर के सांद्र विलयन में डालने से कोशिका द्रव्य कुंचन होता है। इसके कारण कोशिका में से पानी निकल जाता है। जब कोशिका के बाहर पानी की सांद्रता कम हो, चीनी के सांद्र विलयन में कोशिका द्रव्य से कम पानी है तो अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर जल बहेगा। जब सांद्रण में भिन्नता की वजह से द्रवों का प्रवाह किसी अर्धपारगम्य चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है तो उसे परासरण कहते हैं। कोशिका झिल्ली की द्रवों के प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद है चौथा, कोशिका में गोल्जी कॉय का काम द्रव्यों के आगमन के पूर्व पैकेजिंग करना होता है। प्रोटीन और अन्य पदार्थ थैली जैसी संरचनाओं से अन्य अंगों तक प्रेषित किए जाते हैं। स्पष्ट है कि कोशिका से गोल्जी कॉय को निकाल दिया जाए तो उक्त कार्य बाधित होंगे। तो ये रहा आपका कक्षा 9 का या कक्षा 9वीं का अध्याय 6 कोशिका का प्रश्न उत्तर। बहुत सुंदर ही नोट्स है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोगों ने मुझसे नोट्स भी मांगे हैं तो मैंने उनको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। बहुत ही सुंदर PDF नोट्स हैं। बहुत ही सुंदर आप चित्र भी देखेंगे, बहुत ही सुंदर बना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।